रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस प्रोमो की प्रस्तुतकर्ता सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सिर्फ पानी काफी नहीं है, अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश और पानी से धोएं, क्योंकि सिर्फ पानी काफी नहीं है। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास और इस जजमेंट का लंबे अरसे से हमको इंतजार था। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से एक जजमेंट को लेके। कुछ समय पहले हमने प्रोफेसर अमिता जी के साथ शो किया था राइट टू एक्सेसिबिलिटी की, जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट में। राजीव रतूड़ी साहब ने जो केस लगाया था, तो उसके बारे में अब उसका फैसला आ गया है। जब फैसला आया है तो हमारा फर्ज है कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि क्या उसमें मोटी मोटी बातें हैं। और डिस्कशन भी शुरू हो गई है कम्युनिटी में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आ रहे हैं उस जजमेंट पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो शो है वो राइट टू एक्सेसिबिलिटी की जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट थी उसके ऊपर ही है। तो आज भी हमारे साथ बेहद खास मेहमान, हमारे साथ हेड ऑफ सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज नालसर यूनिवर्सिटी की और प्रोफेसर अमिता ढांडा जी हैं। उनसे डिटेल जानेंगे। उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था, सबमिट किया था जुलाई में, जैसा हमने पिछले शो में जिक्र किया था, और 8 नवंबर को उसके ऊपर फैसला आ गया है। क्या बड़ी बातें हैं उसमें, कहाँ पे अब हमें फोकस करना है, कैसे ये हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होने वाली हैं गाइडलाइंस, इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। और क्या ब्रीक पॉइंट्स हैं आप लोगों के समझने के लिए इस जजमेंट में, उस पर भी बात करेंगे। अमिता मैम, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे एक बार फिर से, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच दानिश साहब बुलाने के लिए। आपका के साथ बात करने में मजा आता है, तो अच्छा है आप बुला रहे हैं। तो हमें जो नए लिसनर्स हैं, शॉर्टली में एक बैकग्राउंड दीजिए इस केस का, उसके बाद फिर हम जजमेंट में आएंगे। ये राजीव रतूड़ी साहब ने ये केस जो है 2005 में डाला था, और बेसिकली वो यही मांग रहे थे कि भाई जो आप लोगों ने हमें 95 के स्टैट्यूट में जो प्रॉमिस किया था वो करो। वो इतने सालों से वो केस चलते जा रहा, उसको बार बार लोगों से, मतलब जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, सेंटर से, उनसे मांगा जा रहा था, ब्यौरा मांगा जा रहा था कि आपने क्या किया। इसके बीच में 2016 का एक्ट भी आ गया, तो वो केस चलता ही जा रहा था। बहुत बार इन्होंने मतलब रिटर्न्स मांगी, एफिडेविट्स मांगे स्टेट से। हर बार यही बात आ रही थी कि पूरा ब्यौरा नहीं आ रहा, आधा अधूरा सा आ रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। तो असल में फिर इन्होंने नवंबर में पिछले साल 2023 में ये फैसला किया कि हम अपना इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, और सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज नालसर को कहा जाएगा कि भी वो पता करें कि ये एक्सेसिबिलिटी का कंट्री में उसका स्टेटस क्या है। तो इन्होंने नवंबर में ये ऑर्डर निकाला था, और हमने फिर उस ऑर्डर पे वापस लिखा था। कोर्ट से 2 चीजें कही थी। एक तो कहा था कि हमें आप
इसका किस तरीके से, क्या इसकी मेथडोलॉजी होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता दीजिए, उसकी फ्रीडम दीजिए कि हम अपने आप से तय करेंगे। दूसरा ये भी कहा था कि जो भी मतलब एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स, मतलब जो संयम, फाइनेंशियल संयम के नॉर्म्स होते हैं, उसको मद्देनजर रखकर हमको मतलब उसकी रिइंबर्समेंट मिलनी चाहिए। ये हमने कोई बजट नहीं दिया था, लेकिन ये एक परमिशन मांगी थी, कोर्ट ने दोनों चीजें मान ली थी। ये ऑर्डर जनवरी में आया था और हमने कहा था हम 6 महीने लगा के आपको ये रिपोर्ट बना के देंगे। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मुझे इस बात में बहुत आज की तारीख में भी बहुत क्लैरिटी है इस बात की, और तब भी थी, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कितनी भी बढ़िया, कितनी भी अच्छी हो, अकेले ये काम नहीं कर सकती। तो हमने पूरे जो आपका डिसेबिलिटी सेक्टर है, एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट्स हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, सबसे हमने सहयोग मांगा था और हमको सबका सहयोग मिला। और उन्होंने अलग अलग मतलब ये 2-3 चीजों पर उन लोगों ने पूरे इनपुट्स दिए हमें, बहुत सारे, आई मीन पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, सिकल सेल डिजीज, इस्थियोसिस, इन सब ने अपने एफिडेविट्स डाले कि भाई हाँ, हमको जो एक्सेसिबिलिटी की कमी होने से हमारे कौन से हकों में हमें दिक्कत आ रही है। एक तो ये था। एक हमारे को काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये अलग अलग राइट्स के ऊपर रिसर्च करके दी, चाहे वो राइट फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था, चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, चाहे राइट टू एजुकेशन था, एम्प्लॉयमेंट था, इट्स तो कि कैसे एक्सेसिबिलिटी के ना होने से वो जो हक हैं वो आपके रियलाइज नहीं हो पा रहे, वो सच्चाई में नहीं बदल पा रहे। और हमने बाकी फिर काफी सारे एक्सेस एक्सपर्ट्स, जो लोग एक्सेसिबिलिटी पे खासकर काम करते हैं, उनसे इंटरव्यू की थी। और इन सब चीज को मिलाकर फिर सेंटर ने उसे जोड़ा था और कानून के नजर से देखा था कि ये जो अगर ग्राउंड की सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन क्यों है। तो हमारा एक बहुत बड़ा, जो मैंने आपको पिछली बारी के प्रोग्राम में भी बताया था, कि हमारा एक बहुत बड़ा जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि देखिए, एक्सेसिबिलिटी के 2 रूप होते हैं, 2 प्रॉन्ग है, जो 2 हिस्से हैं। कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में ये बोला है। एक तो ये कि जो दुनिया हम बना चुके हैं उसको कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, और दूसरे ये है कि जो हम बनाएंगे, जो हम ऑनगोइंग काम करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, उसको शुरू से कैसे इंश्योर करें कि वो एक्सेसिबल होगा। क्योंकि बाद में रेट्रोफिट करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन शुरू से डिजाइन में एक्सेसिबिलिटी को रखो तो वो एक अलग बात होती है। और हमारा ये कहना था कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जो स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो यूनियन है, वो सिर्फ रेट्रोफिटिंग पर है। फ्यूचर में जो हो रहा है उस पर वो उतना गौर नहीं दे रहे। मतलब कहीं पर आपने वो दोनों इसके हिस्से हैं उसको एक करके रख दिया, और एक करने में सिर्फ रेट्रोफिटिंग पे गौर किया है, दूसरे को आप ध्यान नहीं दे रहे। और अब दूसरे को आप ध्यान नहीं देंगे तो इसका मतलब तो है हम ताउमर रेट्रोफिटिंग ही करते रह जाएंगे। और क्यों नहीं वो ध्यान दे रहे, और या वहां पे वो तेजी क्यों नहीं पकड़ रहा, वो मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा उसमें, उसका हमारा ये एनालिसिस था कि आपका जो 2016 का एक्ट है वो बहुत क्लियरली कहता है कि कुछ चीजें जो रूल्स में हम लिखेंगे वो आपको कंपल्सरीली, नेसेसरीली, अनिवार्य है कि आप उसको पूरा करें। लेकिन जब इन्होंने रूल्स बनाए तो वो क्या चीज अनिवार्य है वो कहा ही नहीं, सबकी सब चीज को गाइडलाइंस बना दिया। तो गाइडलाइंस बना दिया तो मतलब हर एक की मर्जी पे छोड़ दिया कि वो क्या चीज माने और क्या चीज नहीं माने। हमारा ये कहना था ये जो रूल्स बने हैं ये आपके एक्ट के खिलाफ बने हैं, एक्ट के विरुद्ध बने हैं, एक्ट के विपरीत बने हैं, हमारा ये कहना था। और ये आपका लॉ में एक प्रिंसिपल होता है कि जब लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट को वो रूल्स उसी दायरे में बनाने हैं जो दायरा उसके लिए लेजिस्लेचर ने या लेजिस्लेशन ने तय किया है। अगर आप उस दायरे से बाहर निकल जाते हैं, उसमें जो आपको मैंडेट दिया गया उसके खिलाफ कुछ करते हैं, तो उस तरह से वो रूल फिर उसको आप स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, ये अवैध है, इसको आप, ये इलीगल है, इनवैलिड है।
अल्ट्रा वायरस हैं ये, मतलब अलग अलग टर्म्स में बोल रही हूँ जिसके आप उस फैसले पे आते। तो हमने ये बहुत जोर से कोर्ट को कहा था कि भाई इन्होंने जो बनाया है ये वो नहीं है जो लेजिस्लेचर ने इनको कहा था बना। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उन्होंने कहा तो है ना कि ये शैल हैं, ये रूल्स आपको ये सब के सब मानने पड़ेंगे। तो उस पर हम दूसरी बात हमने ये बोली थी कि आप तब ये बात चीज कह सकते हैं अगर इन्होंने उसमें जो एक्चुअल गाइडलाइंस बनाई है वो मानी जा सके, पता चले कि क्या मांग रहे हैं। आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपने कह दिया कि चलो जी चाहे ए टाइप टॉयलेट कर दीजिए, चाहे बी टाइप कर दीजिए, चाहे लिफ्ट लगा लीजिए, चाहे रैंप लगा लीजिए। आप मतलब आप ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह कि आपको टैक्टाइल सर्विस देनी है, कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है ये नहीं बताया है। तो जब आपने इतनी सारी छूट दी हुई है तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि उसे क्या करना है। तो अगर उसे पता ही नहीं चल रहा है या उस पर छोड़ा है कि वो क्या कर रहा है, तो जब वो जो उसको समझ में आता है वो करता है, तो आप कल उस पर कैसे कह सकते हैं कि हम तुम्हें फाइन लगाएंगे या हम तुम्हारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो हमने सबसे मुद्दे की बात ये कही थी कि देखिए अगर आप एक्सेसिबिलिटी नहीं देते तो लोगों के सारे बाकी के सारे हक भी आपने जीरो कर दिए। हमने दूसरी बात ये बोली थी कि आप ये दोनों जो आपके हिस्से हैं एक्सेसिबिलिटी के, कि पीछे को ठीक करना और आगे को सही तरह से चलाना, ये दोनों हिस्सों पे काम होना है। आप पीछे को ठीक करने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन आगे से जो चलाना है वो तो आज की तारीख में सारी कंट्री के लिए एक तरफ होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को तयशुदा बताइए कि आपको ये ही करना है। आप अगर वो नहीं बता रहे हैं या उनको कुछ गलत बता रहे हैं, मतलब बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज भी थे, बहुत सारी उसमें, बिकॉज वो बनाए वैसे नहीं रहे थे, तो मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि भी आपको ये 800 देना है कि 900 देना है कि 850 देना है। मतलब वो अलग अलग किस्म के हर एक जगह में अलग अलग किस्म का ब्यौरा आ रहा है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट पर हम कोर्ट से हम ये मांग रहे थे कि आप ये कह दीजिए कि ये रूल गलत है और इसको नए सिरे से बनाया जाए, और उसको मतलब आप जो पूरा सेक्टर है उससे कंसल्ट करके बनाइए और जल्दी बनाइए, क्योंकि अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये जो आपका एक्सेसिबिलिटी के राइट पे आप कह रहे हैं ना कि वो खिंचता चला जा रहा है, वो खिंचता ही चला जाएगा, वो कभी भी ठीक नहीं हो पाए। करेक्ट। ये बेसिकली हमने तो उस समय हमने बात की थी, अभी जो आपने बताया मेनली जो आपका फोकस था वो रूल 15 पे था। हाँ जी बिल्कुल। तो वो आप 15 को स्ट्रक डाउन कीजिए। हमने ये कहा था कि इसको आप कहिए, इसको आप नए सिरे से बनाइए, या आपने गलत बना। राइट। तो अब लिसनर्स के लिए दो चीजें आप बताएं कि एक तो ये रूल 15 था क्या, और अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल जिसको लेके आज हमारा शो है, गवर्नमेंट ने आपकी डिमांड को मान लिया है और रूल 15 को स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने कि कोर्ट ने? कोर्ट ने। तो इसके बारे में बताएं कि इसकी की हाइलाइट्स क्या है इस जजमेंट्स की, जो आपने मांगा था कि आपको सब कुछ मिल गया। आर यू सेटिस्फाइड? हाँ, आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज हम से देखिए ऐसा है कि हमें सबसे बड़ी चीज जो हमको सिर्फ कोर्ट दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है, वो कानून वैध है कि अवैध है, इट इज वैलिड और नॉट वैलिड, ये फैसला सिर्फ कोर्ट कर सकता है। और बाकी सब लोग जो भी बोलेंगे वो सिर्फ उनकी राय होगी, उनकी ओपिनियन होगी, उसकी कोई उसकी मतलब स्टैंडिंग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी राय है तो मतलब इसको माना जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ये अवैध है, तो वो फिर कानून बने। तो इसलिए उनसे हमको सबसे जरूरी चीज चाहिए थी, वो ये चाहिए थी कि कोर्ट कहे कि हाँ ये रूल सही तरह से नहीं बने हुए। कोर्ट ने ये कह दिया। और इसकी आप ये चीज समझिए दानिश साहब, कि आपका जो सेक्शन 40 है 2016 के एक्ट का, वो कहता है कि भी आपको इन चीजों के लिए एक्सेसिबल बनना पड़ा रहा है। फिजिकल एनवायरनमेंट को, आपका जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, डिजिटल एनवायरनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, सर्विसेज हैं, उन्होंने सब चीज को नेम किया है और कहा है ये सबको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि वो किस तरह से एक्सेसिबल बनेंगी ये हम रूल्स में बताएंगे। ये वाली बात आप मेरी समझ गए ना, कि मतलब आप बिल्कुल उसको कैसे करना है ये हम रूल्स में बताएं। और ये भी कहा कि अगर आपने रूल्स के मुताबिक इन चीजों को नहीं किया तो हम आपको अगर आपने मतलब पहले परमिशन मांगी तो हम आपको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि आपका डिजाइन एक्सेसिबल नहीं है।
अगर आपने कंप्लीशन करने के बाद फिर उसमें कुछ कमी वो करा और आपने रूल्स के मुताबिक नहीं किया तो हम आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आपका सेक्शन 89 जो है 2016 के एक्ट का, वो कहता है कि आपके ऊपर अगर आप पहली बारी आप गलती करते हैं तो इतना फाइन लगेगा, और उसके बाद में रिपीटेड ऑफेंसेस के लिए उन्होंने लाखों में फाइन लगाने की, मतलब उसमें पूरी उसका पूरा इंतजाम किया हुआ था। अब चक्कर वही है कि रूल जरूरी है ना कि फिर आप मुझे क्लियरली बताइए कि मैं खड़ी हूं कि मैं बैठूं, कि मैं अगर बैठ जाऊंगी तो वो अलाउड है कि मुझे खड़ा होना जरूरी है, मुझे क्या करना है ये अगर आप मुझे क्लियरली नहीं बताएंगे, आप कहेंगे तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी कंफर्टेबल हो, बैठ जाओ, लेट जाओ, खड़े हो जाओ, हम तो यही चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल हो। तो कल को मैं आपको आपके ऊपर फाइन लगा सकती हूँ कि तुम बैठी क्यों जब मैंने तुम्हें कहा था कि खड़े रहो, क्योंकि आपने तो मुझे कहा ही नहीं, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि मुझे क्या करना है। आपने तो मुझे कहा कि तुम्हारी मर्जी है, तुम बैठ भी सकती हो, खड़ी भी हो सकती हो, लेट भी सकती हो, सो भी सकती हो, जो भी कर लो, ये सब चीजें मूवमेंट है, हम मूवमेंट तुमको अलाउ कर। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आप अगर 40 को, सेक्शन 40 को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको रूल्स में क्लियरली बताना पड़ेगा कि भाई क्या चीज है जो एक मिनिमम मैंडेटरी आपके बिल्ट एनवायरनमेंट में, आपकी सर्विसेज में, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी वेबसाइट पे होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम आपको ये करने नहीं दें। तो ये सबसे बुनियादी प्रॉब्लम है दानिश साहब, और इसीलिए ये इतनी बड़ी जजमेंट, मतलब मैं इसलिए ये इतनी बड़ी जजमेंट है, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना साफ सुथरी सिंपल जजमेंट है, अननेसेसरीली लंबी भी नहीं लिखी हुई और कॉम्प्लिकेटेड भाषा में भी नहीं लिखी हुई, कोई भी पढ़ के समझ सकता है कि कोर्ट क्या कह रहा है। जो थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें वही मैं आपको समझा, मतलब साथ में बता रही हूँ, समझा नहीं रही, बता रही हूँ। बिल्कुल मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं लिसनर्स के लिए कि मोटा मोटा हम जो बात कर रहे हैं, सेक्शन जो 40 है वो कहता है कि आपको चीजों को एक्सेसिबल बनाना है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सेसिबल सड़कें हो, रेलवे हो, कुछ भी। और रूल 15 में उसका बताया गया कि उसको किस तरीके से करना है। तो अमिता जी के अनुसार और बाकी लोगों के अनुसार रूल्स क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से इसे एक्सेसिबल बनाना है, इसलिए जजमेंट डाली गई थी। तो ये हमें पता नहीं लग रहा था कि उस पर पेनल्टी लगेगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। जजमेंट इसलिए नहीं आई थी दानिश साहब, जजमेंट तो सिर्फ ये मांग रही थी कि इस चीज को होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये रिपोर्ट ने कहा था कि आपको इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि आपने स्टैट्यूट तो ठीक बनाया, एक्ट तो बिल्कुल ठीक बनाया, सेक्शन भी बिल्कुल ठीक बनाया, सेक्शन ने कहा कि हम आपको रूल में बताएंगे बिल्कुल कि 1 2 3 4 5 6 चीजें आपको क्या करनी है, बिल्कुल, जिसके बिना हम आपको मतलब यो काम करने नहीं देंगे। जब रूल बनाने लगे तो बनिस्बत ये बताने के कि ये 6 चीजें जरूरी करनी है, आपने सब कुछ लिख दिया उसमें, पर ये नहीं बताया कि जरूरी क्या है। बिल्कुल, आपने ये नहीं बताया, आपने ऊपर तो लिख दिया और आप कहो कि ये सब जरूरी है, तो आप भी समझ सकते हैं कि मतलब अगर आप कहो कि जी हाँ आप हर जने को, आपको हर क्या उसे कहते हैं, हर ट्रांसपोर्टेशन काउंटर पर ऑडियो लूप देना पड़ेगा। अब ऑडियो लूप आज की तारीख में अच्छी चीज है, हमें चाहिए, प्रोग्रेसिवली चाहिए, लेकिन वो सबसे जरूरी चीज नहीं है। बिल्कुल। तो जरूरी क्या है जिसके ना होने पर आप उस काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो बुनियादी बात है दानिश साहब, वो सबसे जरूरी है, वो नहीं बताया। तो अब बताएं हमें फिर इस जजमेंट्स में क्या की हाइलाइट्स है हमारे लिए। हाँ, इसमें सबसे बड़ी मतलब उन्होंने एक तो कोर्ट ने बहुत जोर से बोला है कि देखिए एक्सेसिबिलिटी दोनों चीजें हैं, आपकी रेट्रोफिटिंग भी है और आपका फ्यूचर भी है, और आपको ये दोनों पर काम करना पड़ेगा। रेट्रोफिटिंग आप प्रोग्रेसिवली कर सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर वाला आपको करना है वो इमीडिएट है, वो आज की तारीख से लागू है, सारी डिसेबिलिटीज के लिए लागू है, सारे कंट्री के हिस्सों के लिए लागू है। यहाँ तक कि उन्होंने जो डिसेबिलिटी अभी जो इम्पेयरमेंट इंक्लूड भी नहीं हुई उसको भी इंक्लूड किया है कि इसके लिए भी आपको जो भी जरूरत उनको चाहिए एक्सेसिबल होने के लिए वो दीजिए। यहाँ तक वो पहली चीज उन्होंने ये कही है। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि एक्सेसिबिलिटी अगर नहीं है तो सिर्फ एक्सेसिबिलिटी का डिनायल नहीं होता, बाकी सब हकों का होता है। तो वो सारे उन्होंने वो हमारी रिपोर्ट का वो पूरा हिस्सा रिप्रोड्यूस किया है दिखाने के लिए कि देखो
अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आती है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो पॉलिटिकल राइट्स में प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक कि आपको एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप्स रखना है, जो आपका राइट टू फैमिली लाइफ है, सेक्सुअलिटी है, रिलेशनशिप्स है, वो भी आप नहीं कर सकते अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और कोर्ट ने ये सब का सब मतलब पूरे हमारी रिपोर्ट से एग्जाम्पल्स लेकर उसको बहुत जोर से कहा। तो फिर उसके बाद वो इस पे आते हैं कि ठीक है, अगर ये चीज हम मानते हैं कि ये सब कुछ चाहिए, ये होना भी चाहिए, तो फिर पूछने की बात ये है कि भाई आपने जो स्टैट्यूट और रूल्स हैं उसका तालमेल ठीक बिठाया क्या आप ये बता रहे हैं लोगों को क्लियरली कि हाँ उनको क्या करना पड़ेगा इसको इंश्योर करने के लिए कि हर चीज में, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो बिल्ट एनवायरनमेंट है, चाहे वो डिजिटल एनवायरनमेंट है, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, कि उसमें क्या करना पड़ेगा कि वो व्हाट इज मतलब जो आपको जरूरी करना पड़ेगा। इसमें कोई चॉइस नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको वो सर्विस रन नहीं करने देंगे या आपकी वो कंप्लीशन नहीं होने देंगे या माने नहीं उसको। तो वो चीज आपने कोर्ट ने हमारी बात मान ली कि हाँ इन्होंने जिस किस्म से वो बनाया है ये वो जरूरी बात क्या है उसको कहीं लिखा ही नहीं उन्होंने, बल्कि जो एक्ट ने कहा था कि ये जरूरी है उसको उन्होंने एक किस्म से सारे के सारे को गैर जरूरी नहीं मैं बोल रही, लेकिन गाइडलाइंस बना दिया कि ये अच्छा होगा अगर आप करोगे, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर नहीं करोगे तो क्या हो। तो अगर जो अच्छा होगा मैं करूंगी, अगर आप कोर्ट कहे भी कि हाँ ये मैंडेटरी है जी आपको कल से करना पड़ेगा, लेकिन आपने तो ऐसी गाइडलाइंस बनाई ही नहीं कि जिसमें आपने क्लियरली बताया हो कि मुझे क्या करना है। तो फिर अगर आप कल किसी पे फाइन भी लगाने की कोशिश करोगे तो वो तो कोर्ट ही आएगा ना कह के कि कैसे लगा रहे हो फाइन, क्योंकि आपने तो मुझे बताया ही नहीं मुझे क्या करना है। तभी मैं आपको कह रही थी कि अगर आप ऐसा कुछ बनाएं कि आपकी फ्रीडम ऑफ आप जब मेरी क्लास में आते हैं तो मेरी क्लास में आपको ऐसे बैठना है, अगर आप बैठोगे नहीं ठीक से और अगर आप मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, अगर आप लेकर आओगे, अगर आप मेरी क्लास में खाना खाओगे, कोई मतलब मैं 2-3 चीजें बोल देती हूँ कि अगर ये करोगे तो मैं तुमको क्लास से बाहर फेंकूंगी। ये मैंने रूल बनाया, क्लियरली बोला कि तुम आओगे तुम बैठोगे, अगर मैं कहूँ कि ठीक है तुम जब तुम्हारी मर्जी आती है तुमको लैपटॉप यूज करना है कर लो, तुमको अगर तुम अपने पाँव कुर्सी पे रख के या टेबल के रख के भी बैठना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं ये अच्छा होगा कि अगर तुम नीचे रख के बैठो, अच्छा होगा अगर तुम खाओ नहीं, लेकिन ये और फिर उसके बाद जब बच्चा कोई पाँव ऊपर रखे या खाने लग जाए और उसमें क्लास से बाहर फेंक दूं तो वो जायज बात होगी ना उसका कहना कि भी आप ऐसे कैसे कर रहे, आपने तो मुझे कहा नहीं कि मैं यही कर सकता हूँ दूसरा चीज नहीं कर सकता। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम आई है, वो जितनी गाइडलाइंस बनाई है उन्होंने ये नहीं बताया कि देखिए एक सिंपल सी चीज है, मैं टॉयलेट की बात बोल रही हूँ, आपके पास 17 ऑड स्टैंडर्ड्स अलग अलग उसके आए हैं, हर एक में टॉयलेट का जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो डिजाइन है वो अपना ही है, तो कौन सा वाला फॉलो करूं मैं, क्योंकि आपने तो क्लियरली बताया नहीं। जबकि टॉयलेट का एक डिजाइन आपका टाइप ए टॉयलेट है, सब में होना चाहिए, अगर आप उसको टाइप बी के साथ सप्लीमेंट करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन टाइप ए तो सबको बनाना पड़ेगा, ये होता है ना रूल। लेकिन अगर आप कहो टाइप ए और टाइप बी, आप बोलो कि नहीं सबसे पहले आपको रैंप बनाना पड़ेगा, रैंप अगर बन जाएंगे तो फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो लिफ्ट भी बना लीजिए, लेकिन आप कहो रैंप और लिफ्ट, तो आप ये भी नहीं कह रहे हो कि दोनों में से एक भी नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। आप ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कोर्ट ने कहा कि आपने सीलिंग तो बना ली लेकिन फ्लोर नहीं बनाया। तो कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, अगर उस स्ट्रक्चर में जब तक फ्लोर और सीलिंग दोनों ना हो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाया आपने ये नहीं तयशुदा नहीं बताया लोगों को कि क्या चीज है जो अनिवार्य है, जो उनको करनी ही पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये आपने नहीं बताया। तो इसलिए कोर्ट ने कह दिया कि आपने जो रूल बनाए हैं वो एक्ट के खिलाफ है और वो रूल्स को उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा है आगे कि अब आप 3 महीने के अंदर ऐसे रूल्स बनाइए जो क्लियरली बताएं कि क्या कर सकते हैं, क्या उनको करना ही पड़ेगा। और जब आपने ये रूल बना लिए और ये रूल बनाइए, उस रूल को बनाने में आप स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट कीजिए, CDS नालसर को इन्वॉल्व कीजिए,
और उसके बाद वो रूल्स जब आपके बन जाएंगे तो फिर आप ये इंश्योर कीजिए कि लोग उसको फॉलो करें, और अगर वो नहीं फॉलो करते तो उन पे आप फाइन भी लगाइए, उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मत दीजिए, उनको परमिशंस मत दीजिए, तब वो सारी चीजें लागू कीजिए। और तभी हो सकता है अगर आप बिल्कुल क्लियरली बताएं कि क्या चीज हर जना को करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आपने टाइप ए किस्म का टॉयलेट नहीं बनाया, अगर आपने एटलीस्ट एक्सेसिबल एंट्री नहीं रखी, अगर आपने मार्कर्स नहीं रखे कि मैं हाँ वे टैक्टाइल्स की हाँ यहाँ पे वो आपकी सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं या खत्म हो रही हैं, वहां पे अगर आपने सपोजिंग टैक्टाइल वो मार्कर्स नहीं रखे, तो फिर आपको हम ये मैंडेटरी है, अगर आपने नहीं किया तो हम आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। लेकिन आप रूल्स उस सुर में बनाइए, उस तरह से बनाइए, तो ही आप कह सकते हो कि हाँ हम अब जो एक्सेसिबिलिटी का राइट है उसको सच्चाई में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये मतलब मैं इतनी क्लैरिटी से उन्होंने इस बात को कहा है और तरीका बताया है कि आपको क्या करना है। आगे उन्होंने कुछ मतलब थोड़ी बहुत दिया है कि यूनिवर्सल गाइडलाइंस रखिएगा, मतलब यूनिवर्सल डिजाइन रखिएगा, इस बात को लागू रखिएगा कि सारी डिसेबिलिटीज को ध्यान में रख के रूल्स बनाइएगा। सिर्फ ये नहीं कि आप 2 या 3 इम्पेयरमेंट्स का ही ध्यान रखें और बाकियों को भूल जाएं। उन्होंने सबको नाम लिख के बोला है कि सबके लिए आपको करना पड़ेगा, और 3 महीने का टाइम दिया है ये करने के लिए, और कहा है मार्च 5 या 7 को अगली हियरिंग रखी है, 25 के मार्च, राइट 7 मार्च को। जी तो अब जैसी ये जजमेंट आई, जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, और एक्सेसिबिलिटी मेरा कोर एरिया नहीं है टेक्निकली तौर पे, तो सुनने में बहुत मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जब कम्युनिटी में जैसे ही ये जजमेंट आई तो एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इस जजमेंट से बिल्कुल नाखुश दिखे और एक मैराथन डिस्कशंस सोशल मीडिया पे शुरू हो गई। 2 डाउट जो उनके बेसिकली इस जजमेंट को लेके हुए हैं वो ये हैं कि रूल 15 को जब ये स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने, तो अब जो वो फाइट लड़ रहे थे कोर्ट में अलग अलग इश्यूज पर एक्सेसिबिलिटी को लेके, अब क्योंकि ये वाला सेक्शन स्ट्रक डाउन हो गया तो अब उनको जजमेंट अपने हाथ में लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि ये जो रूल्स जाने से ये जो स्पिरिट थी एक्सेसिबिलिटी की वो मर गई टिल जब तक नई गाइडलाइंस फ्रेम नहीं होती, नंबर 1। दूसरा इनका बड़ा डाउट ये है कि एक 7 मार्च की जो डेट दी गई है कि तब तक आप स्टेटस रिपोर्ट डालिए या रूल्स बनाइए, व्हाट अगर 7 मार्च तक भी वो नहीं बनते हैं और आगे खिंचते जाते हैं, तब तक तो ये एक्सेसिबिलिटी वाला बिल्कुल ही टूथलेस हो जाएगा। ओके, दोनों बातों को देखिए, ऐसा है दानिश साहब, मेरे को समझ में आता है कि लोगों को ये लग रहा है कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, उनको ऐसा लग रहा है कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, लेकिन सोचने की बात यह है कि आपके पास आज की तारीख में सच में कुछ ऐसा था जिसको आप कह सकते थे कि हम इसको लागू करवा सकते। आप कोर्ट में जाके सपोजिंग एक फेवरेबल ऑर्डर ले भी आए, हाँ, और उन्होंने उसमें भी तो यही होता था ना कि हाँ जी ये आप आफ्टर ऑल राजीव राटूरियस 2005 से शुरू हुए हैं और 2017-18 से लेकर उनको ये ऑर्डर्स वेर इस एक्ट के अंदर 18 में, 17 में, 18 में, 19 में आपको ऑर्डर मिल रहे हैं। लोग कोर्ट कह रहा है कि नहीं इस इतने टाइम में आप आके बताइए आपने क्या किया। अगर आप ये नहीं होता तो वो वैसे वाले ऑर्डर आपको मिलते रहे, वकील लोग खुश हो जाते हैं उसमें कि हाँ ठीक है हम ऑर्डर लेकर आ गए। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ भी। सिर्फ आप एक नाम के वास्ते का ऑर्डर लेकर आ जाए, जो ऐसा ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, उसमें आज की तारीख में आपने मान लिया कि जो आपने बनाई हुई थी गाइडलाइंस ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए इनको सही कर लो। और ऐसा नहीं है कि भाई मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप सब कुछ बाहर फेंक दो, आप सिर्फ कह रहे हैं इसको सेग्रीगेट कर दो। क्या चीज है जो आपको अनिवार्य है करनी ही पड़ेगी और क्या चीज है जो आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली रियलाइज कर सकते। आपके पास वो सारी गाइडलाइंस बनी हुई है तो आपने सेग्रीगेट ही तो करना है ना। आपने तो यही तय करना है कि क्या चीज है जो जिसके बिना अगर आप परमिशन दे देते हो तो आप एक किस्म से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ उनको खुश करने के लिए। एक
आपको सोचने की बात यह है दानिश साहब कि हम किस चीज पे खुश हैं। हम अगर एक वकील एक ऑर्डर लेके आ जाता है जो कहता है कि 6 महीने में या साल में या 15 दिन में या 2 महीने में हो जाएगा, और ऐसी चीज का ऑर्डर लेकर आ जाता है हो जाएगा जो हो ही नहीं सकता, तो वो बेटर सिचुएशन है कि ये मान लेना कि नहीं, हम जो आज तक जिस चीज पे चल रहे थे, हमारे पास टूथलेस तो आज है, हम तो उसमें टीथ डालने की बात कर रहे हैं। इट इज टूथलेस टुडे, इट्स एब्सोल्युटली टूथलेस। आप सिर्फ दिल को बहलाने के लिए ऑर्डर लेके आते रहिए और वकील लोग खुश होते रहे और लोगों पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का बेवकूफ बनता रहे। ये वाली सिचुएशन थी। मैं तो मतलब बहुत कहते हैं कोरी भाषा में कह रही हूँ, लेकिन हम उसको सही कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी नहीं कहता, जब हम लोगों ने जनवरी में कहा था हम 6 महीने में रिपोर्ट देंगे, मुझे सब कह रहे थे तुम 6 महीने में बहुत एम्बिशियस हो रही हो, नहीं होगा। हमने 6 महीने से एक दिन पहले में वापस करी। मैं गवर्नमेंट पे नहीं सोच रही हूँ दानिश साहब, मैं हम लोगों पे सोच रही हूँ, अपने सेक्टर पर, पीपल विद डिसेबिलिटीज पर। हम लोग सेग्रीगेट करके कह नहीं सकते कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए जो रूल्स बनेंगे, और वो 3 महीने में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम सबको मालूम है कि क्या चाहिए ही चाहिए, किसके बिना हमारा गुजारा नहीं। हमें सिर्फ वही तो करवाना है। बाकी जो आपकी डिजायरेबल हैं, जो प्रोग्रेसिवली रियलाइज होने हैं, जिन्होंने रूल से ज्यादा करना है, वो चीजें चलती रहेंगी, उसमें क्या है। लेकिन ये तय करना कि इसमें क्या होना चाहिए, और वो काम तो हम लोग आज की तारीख में खुद शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये जजमेंट इसलिए आई है क्योंकि हमने रिपोर्ट इतनी जबरदस्त दी थी कोर्ट को, और जल्दी दी थी, टाइम से दी थी, तो कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको उस पर एक्ट करना। हम लोग तो सब कह रहे थे कि हाँ, चंद्रचूड़ साहब डिसेबिलिटी के बहुत बड़े वो हैं, तो इनके टाइम में हमको ये रिपोर्ट देनी है। अगर हमारे को अच्छी जजमेंट किसी से मिल सकती है तो इस जज से मिल सकती है। उन्होंने हमारा वो विश्वास पूरा किया। बिल्कुल। तो जो अगर 7 मार्च तक नहीं बन पाए रूल्स, फिर नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब आप वहां से क्यों शुरू हो रहे हैं कि नहीं बन पाए। मैं आप यहाँ से शुरू हुई है कि जिन्होंने रिपोर्ट 6 महीने पे बना ली थी वो रूल, और हम लोगों ने रिकमेंडेशंस क्लियरली दिए थे कोर्ट को कि आप अगर स्ट्राइक डाउन करोगे तो ये चीजों को मैंडेटरी कर दो। कोर्ट ने वो चॉइस नहीं लिया, लेकिन कहा है अपनी उसमें जजमेंट में कि जब आप मैंडेटरी रूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो देख लीजिए कि नालसा की रिपोर्ट में क्या है। हमने कहा बिल्डिंग कोड को, आप बिल्डिंग कोड में जो एक्सेसिबिलिटी के रूल्स हैं उसको मैंडेटरी कर। हमने कहा कि आप अपना जो वेबसाइट्स के लिए जो बने हुए हैं उसको मैंडेटरी कर दो। आज की तारीख में सब गाइडलाइंस, तो ऐसा तो है नहीं ना कि काम हुआ नहीं, सिर्फ ये है कि उसको वो एक्चुअल ये वाला स्टेटस दे दो कि इसको नहीं मानोगे तो हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, इसको नहीं मानोगे तो हम फाइन लगाएंगे। इतना बड़ा काम नहीं है दानिश साहब। यो, और आप सही कह रही हैं। अगर पिछले मैंने जितने भी शो किए हैं गाइडलाइंस में, तो लास्ट में जब भी एक सवाल आता था कि अगर वो नहीं कंप्लाई करते तो क्या, तो उसका जवाब कोई नहीं दे पाता था। तो क्या, बिकॉज कुछ नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करते थे, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, वैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे करके। मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, पहली बात है, और कुछ। तो एक चर्चा जो हमने पिछले शो में कही थी, जिसमें आपने ही फोकस किया था, एम्फसाइज किया था कि पेनल्टी का जब तक प्रोविजन इंडिया में नहीं होगा, यू कैन नॉट किल द डॉग विद द बोन्स। बट द पेनल्टी इज देयर। हाँ, मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ लिसनर्स के लिए। देखिए ना, ऐसा है ना, मैं वही तो आपको बोल रही हूँ कि देखिए, मैं आपको जो बार बार मतलब अलग अलग किस्म के डिसेबिलिटी से बाहर के एग्जांपल्स ये देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मुझे कहो कि भाई ठीक है, तुम किसी को इंटेंशनली मार नहीं सकते। अगर आप किसी को इंटेंशनली मारोगे तो हम आपके साथ ये करेंगे। आपने मुझे क्लियरली बताया मैं क्या नहीं कर सकता, और ना अगर मैं करूंगा तो मेरे को क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। आपने मुझे बताया साफ साफ। मैं आपसे यही तो बता रही हूँ कि आपने रूल्स में जब मुझे क्लियरली बताया नहीं मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो आप मेरे पर पेनल्टी किस बात की लगाओ? मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो अब जब ये रूल्स नए बनेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज हो जाएगी जब क्लैरिटी आ जाएगी, करेक्ट? कोर्ट ने खासकर ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा है कि पहले ये रूल्स ठीक करो, रूल्स ठीक करने के बाद ये सब चीजें लागू करो कि लोगों ने अगर आपके रूल नहीं फॉलो किए तो मत दो उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट।
लोगों ने आपके रूल नहीं फॉलो किए तो लगाओ उन पे फाइन, दबा के फाइन लगाओ, तभी आपके लोग मानना शुरू करेंगे। जब तक कि डंडा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत डंडा तो चलाना ही पड़ता है, काम आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक आप लोगों को साफ साफ बताओगे नहीं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। आपको पेनल्टी लगा पाने के लिए ये जरूरी है कि ये सेग्रीगेशन हो। जो ये लोग आज की तारीख में ये अपना मतलब अपना जो आपने केस डाला हुआ है, अगर वो केस अगर आपको उसमें फेवरेबल ऑर्डर मिल भी गया, अगर वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता तो सिर्फ आप खुश होके आ रहे हो ना। तो आप इतना फोकस वकीलों पे क्यों कर रही हैं? ये तो और भी सेक्टर में मतलब बाकी नहीं लोग नहीं, डिस्कस करें। मैं वकीलों पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि वकीलों को जो है मैं बहुत, एक तो मेरी बिरादरी है, हमारा बहुत सारा काम है, उन्हीं बहुत सारे वकीलों को बनाया भी है बिकॉज मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं वकीलों पे इसलिए फोकस कर रही हूँ बिकॉज आफ्टर ऑल केस कौन डाल, जो आम आदमी है उसको तो जो वकील बताएगा उसे वही मालूम है ना। अगर तुम मतलब और घुमाने में हम लोगों से ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं जी। मैं मतलब किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल, साफ बिल्कुल। सी बात मैं मतलब एक बहुत सी, देखिए दानिश साहब, ऐसा है कि मैं टीचर हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं, मैं डिसेबिलिटी के एरिया पे काम करती हूँ, मेरी बहुत ज्यादा शिद्दत है इस एरिया, जी बहुत पैशन है, बिल्कुल। लेकिन मेरा कोई इसमें मेरी रोजी रोटी नहीं चलती इससे। मैं बहुत साफ, वो बहुत फर्क पड़ता है उसमें। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि अगर हम वो रूल्स लेकर आ जाएंगे वही वाली चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमको शायद इससे कहीं ज्यादा केस डालने पड़े, लेकिन हम एक मजबूत हाथों से डालेंगे वो केस। आज की तारीख में हमारे वो हाथ मजबूत नहीं है। हमने तो सिर्फ यही कहा है कि उसको मजबूत कर लो। 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला। वहां से क्यों शुरू हो रहे हैं कि मार्च में नहीं होगा, यहाँ से क्यों नहीं शुरू हो रहा कि हम करके दिखाएंगे। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। अब ये बताएं कि क्या इस जजमेंट में जो 7 मार्च में आप बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं होंगे, क्या कोई प्रोसीजर दिया गया इस जजमेंट में कि इसको गवर्नमेंट कैसे करे? क्या कोई कमेटी सेटअप होगी? तो कैसे आगे का जो प्रोसेस होगा कि इसको हम बेसिकली 2 ही चीजें बोली हैं उनको। उन्होंने मिनिस्ट्री को कहा कि आप 3 महीने में करके दीजिए, उन्होंने कहा आप स्टेक होल्डर्स से बात कीजिए, उन्होंने कहा सीडीएस को इन्वॉल्व, बस इतना ही कहा है और कुछ नहीं कहा। कोई विंडो छोड़ी है एक्सटेंशन मांगने के लिए उनके लिए? नहीं, पर कैन दे सीक एक्सटेंशन? But that's again, see, the thing is, you can do anything. Nobody can stop you from that. लेकिन I am saying this, और मैं ये बोल रही हूँ कि सेक्टर को कैसे समझनी चाहिए ये जज। गवर्नमेंट कैसे समझेगी वो दूसरी चीज है, सेक्टर कैसे समझेगा वो ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मेरी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ये सेक्टर की रिपोर्ट थी। बिल्कुल। ये उन्होंने, कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि भी दिस इज आपने एक नॉलेज का कॉमन्स बनाया है, एक ऐसा मतलब ज्ञान का सरोवर बनाया है जो कि जिसमें लोगों ने बना के दिया है। मैं ये कह रही हूँ कि सेक्टर अपनी बनाए ना कि हमारे रूल्स क्या हैं, हम बना लेंगे तो हम मिनिस्ट्री को भी मनवा सकते कि जी हमें ये चाहिए। हमने जब ये आपकी जो यूएन कन्वेंशन है जिसपे बहुत सारे लोग, बिकॉज मैं उस सारे प्रोसेस का बहुत इंटेग्रल हिस्सा थी, जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज यूनाइटेड नेशंस में बनी थी जी, स्टेट्स ने नहीं बनाई थी। ये सारी की सारी जो कन्वेंशन है सिविल सोसाइटी ने बनाई। उन्होंने क्या किया था कि वो अपना ड्राफ्ट लेके आते थे और स्टेट्स को कहते थे कि हमें ये चाहिए। उसमें फिर जो फेर बदल हो रहा है वो स्टेट्स मतलब कहते थे नहीं नहीं इतना नहीं हम दे सकते, इतना दे सकते हैं। तो नेगोशिएशन जो हो रही थी वो सिविल सोसाइटी के ड्राफ्ट पे हो रही थी। सिविल सोसाइटी स्टेट के ड्राफ्ट पे नहीं बोल रही थी, स्टेट सिविल सोसाइटी के ड्राफ्ट पे बोल रही थी। मेरा तो यहाँ पे भी यही एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि हम लोग बैठकर बनाएं हमको क्या रूल्स चाहिए और गवर्नमेंट को कहें हमको ये चाहिए, इसको नोटिफाई कीजिए। क्यों नहीं हो सकता? हम लोग 3 महीने में नहीं कर सकते? तो सीडीएस नालसर एक क्रूशियल रोल आगे भी प्ले करने वाला है इन रूल्स में। हाँ, उन्होंने खासकर कहा है कि सीडीएस नालसर को आप साथ में बिल्कुल इंटेग्रली इन्वॉल्व करके बनाइए, ये कोर्ट के जजमेंट में लिखा है। और सीडीएस नालसर इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से लेना चाहता है। आपके इस फोरम से मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ, आपको मालूम होगा कि कोर्ट ने 50 लाख रुपए बोला है गवर्नमेंट को देने को सीडीएस नालसर। अब ये सोचने की बात यह है कि रिपोर्ट तो सबने मिलकर बनाई थी, ठीक है, सबसे ज्यादा काम शायद हमको करना पड़ा था बिकॉज हमारी जिम्मेवारी थी, इसलिए जिसके ऊपर बक स्टॉप करता है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, उसमें कोई वो नहीं है।
लेकिन हम किसी भी हालत में नहीं कह सकते कि अगर सबने साथ नहीं दिया होता तो इतनी रोबस्ट रिपोर्ट कभी बन ही नहीं सकती, कभी भी नहीं बन सकती। हम ये अभी भी ये कह रहे हैं, अब ये जो गाइडलाइंस का काम है, जो मिनिमम फ्लोर बनाने का काम है, लोगों को इस जजमेंट के बारे में इन्फॉर्म करने का काम है, हम ये सब करेंगे और सबकी सहमति के साथ और सबके सहयोग के साथ आगे बढ़े, और उसमें ये पैसा भी काम आएगा अगर टाइम से, जो उन्होंने कहा है उतने टाइम से आ जाता है। लेकिन हम उस पैसे को एक ट्रस्ट मानते हैं कि ये हमारे पास इन ट्रस्ट है फॉर द सेक्टर, कि ऑब्वियसली किसी को देना था तो उन्होंने कहा कि भी जो बंदा जिसने की इस सारी चीज की शिरकत करी उसको दे दी, तो लेकिन हम उस पैसे को एक ट्रस्ट मानते हैं पूरे सेक्टर के लिए। हमें लगता है कि चलो ठीक है, थोड़े से रिसोर्सेज भी होंगे हमारे पास, अगर किसी चीज को हमें किसी से स्पेशली रिसर्च करके करवाना पड़ेगा तो हमारे पास है कि हम किसी को हायर करके वो काम भी करवा सकते। हम अपना ड्राफ्ट रूल्स खुद बनाएंगे दानिश साहब, मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड नहीं करती, मैंने कभी सोचा भी नहीं वैसे, क्योंकि हमारा जितना इंटरेस्ट है किसी का नहीं, तो अपना ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है ना, अपना हाथ जगन्नाथ वाली बात। तो आपने कहा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि वो जो पहले का सिस्टम था वो लॉयर्स के लिए हो सकता है, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के लिए नहीं था। अब जब ये रूल्स आएंगे तो एक लेमैन की भाषा में मैं समझूं कि क्या अब हमारी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। एटलीस्ट जो हमें मतलब बेसिक मिनिमम मैंडेटरी चाहिए कि इसके बिना तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, वो वाला बेस तो पक्का सॉल्व होने वाला है। और फिर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपने बेस बना लिया तो फिर आप उसकी, क्योंकि आपके स्टैट्यूट कहता है कि आपको ये जो रूल्स हैं पीरियोडिकली रिवाइज करने, तो आप अगले स्टेज पे कहो कि अब हमने फर्स्ट लेवल पार कर लिया, अब हम सेकंड लेवल को मैंडेटरी बनाओ, सेकंड लेवल पार कर लिया तो थर्ड लेवल को मैंडेटरी बनाओ। आप वो तो कर सकते हो ना, लेकिन पहले पहला लेवल तो बन जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आधी चीज जो कानून को फॉलो करने की होती है कि लोगों के दिमाग में घुसा दो कि अगर ये नहीं फॉलो करोगे तो यू आर इन ट्रबल, आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आप अपने लिए, बिकॉज कोई भी जना तब तक नहीं दूसरे का काम करता जब तक कि उसको लगता नहीं है कि मेरी भी मुसीबत आ जाएगी अगर मैंने ये नहीं फॉलो, यार हमारी तो बिल्डिंग नहीं खुलेगी अगर हमने एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस नहीं करी, यार ये तो हमारे को ये सर्विस रन नहीं करने देंगे अगर ये एक्सेसिबल नहीं है। तो तब आपने अगर वो रूल्स बना लिए तो आप कल को इंजंक्शन लेने जा सकते हो, आप पेनल्टी लगवा सकते हो, वो सब चीजें करवा सकते हो और लोगों के दिमाग में घुसा सकते हो कि इफ वी डोंट डू इट वी आर इन ट्रबल। हम हर जना जानता है कि चाहे वो हेलमेट का रूल था, मैं सच्ची सी बात बोल रही हूँ कि जब तक उन्होंने फाइन लगाने नहीं शुरू हुए लोगों ने हेलमेटें नहीं खरीदी, और वो फाइन तभी लगा सके जब उन्होंने कहा कि इतने दिन तक हमको आपको दे रहे हैं, इसके बाद में कोई बंदा हमको हेलमेट के बिना मिला तो हम ये फाइन लगाएं। सीट बेल्ट के साथ ये हुआ, इट्स लाइक एन अगेन एंड अगेन बेसिस कि हम वही तो बात कर रहे हैं कि हाँ आपको अगर फायर सेफ्टी वालों से अगर आपको कंप्लीट वो मिलता नहीं है कि हाँ जी आपने पूरी गाइडलाइंस फॉलो करी है, आपको नहीं मिलता कंप्लीशन से। और ये गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्डिंग कोड में फायर सेफ्टी की गाइडलाइंस थी, मतलब ये पर्दे वाला जो इस बेंच के हिस्से हैं उनकी गुजरात हाई कोर्ट में जजमेंट है, जब उन्होंने वो जितनी भी फायर सेफ्टी की गाइडलाइंस थी बिल्डिंग कोड में उसको मैंडेटरी बना दिया था कि इसके बिना अगर ये नहीं हुआ तो इनको आप देना नहीं कंप्लीशन से। हम भी तो वही मांग रहे हैं और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे। ये इंश्योर करना कि जिसको भी टेंडर मिल रहा है एक्सेसिबिलिटी का, क्योंकि आपने भी देखा ही होगा कि कई लोग तो कंप्लाइंस कर ही रहे हैं इससे पहले, लेकिन फिर बात वहीं पे ही आ जाती है क्योंकि रूल्स में क्लैरिटी नहीं है कि कंप्लाइंस किस तरीके से होना चाहिए। और चाहे वो आप कुछ भी कर दो, थोड़ा बहुत कुछ कर दो, लोग क्या करते हैं एक आध रैंप बना देते हैं, कभी सही ग्रेडियंट का कभी गलत ग्रेडियंट का, नाम के वास्ते का। तो ये कैसे इंश्योर होगा कि सही एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल कर रहा है चीजों को, मॉनिटरिंग? मतलब आपको जो आप ये रूल्स की बात कर रहे हो ना, पहले आप रूल्स बनाओगे, फिर अब कोर्ट ने चाहे वो कमिश्नर के ऑफिस को आप डालते हो, चाहे आप एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट्स की वो बनाते हो, यू विल हैव टू वर्क आउट अ प्रोसेस, दैट इज ट्रू। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ अगर आपने प्रोसेस बना दिया लेकिन आपको यही नहीं पता कि मुझे किस चीज की कंप्लायंस देखनी है, स्टेज ही होता है ना, दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं। बिल्कुल आप वो क्लियर रूल्स बना देते हो, लेकिन आज की तारीख में जिन्होंने भी केस डालेंगे कहेंगे देखो आप जब तक आपने रूल्स नहीं बनाए थे हम कुछ नहीं कह रहे थे, अब तो रूल बना दिए, अब ये फॉलो नहीं हो रहा, हम लेके जाइए ना, सबको ले जाइए, चाहे कोर्ट ले जाइए, चाहे कमिश्नर के ऑफिस में लेके जाइए, चाहे
वैसे धरने करिए, सारी ऑप्शंस आपके पास ओपन है। तो क्या गवर्नमेंट टाल मटोल करेगी, क्योंकि ये जजमेंट रोबस्ट है, तो इसमें गवर्नमेंट की जो सारी चीजें हैं वो भी एक्सेसिबल होनी पड़ेंगी, प्राइवेट भी होनी हाँ, तो पड़ेगी। गवर्नमेंट को होनी पड़ेंगी, तो मतलब हम तो यही बोल रहे हैं ना। आप सी वो यो लोग आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? आपका एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन क्या है, जो इनकी सारी रिपोर्ट इन्होंने कोर्ट को भी दी, और वो बेसिकली यही है कि हमने देखिए जी 686 जो रिटन सबमिशन मतलब इस केस में डाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हमने जी इतनी 686 बिल्डिंग्स एक्सेसिबल कर दी हमने। तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, रेट्रोफिटिंग करना इज अ मोर एक्सपेंसिव थिंग। लेकिन आज की तारीख में जो नई बिल्डिंग कर रहे हैं उसमें तय किया है, वो शुरू से करना है ना, उसमें तो कम प्रॉब्लम है। पर गवर्नमेंट आपको लगता है कि टॉल मटोल करेगी? जो आप पॉजिटिव हैं, कुछ होगा? देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है कि कभी कभी हो जाता है कि जो मैंने जितने भी मतलब लोगों से बात करी गवर्नमेंट में, किसी का इंटेंशन नहीं है कि वो लोग ये सच में सोच रहे थे कि हमने वो 2021 की जो हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस हैं, फिलोसॉफिकली, मैंने पिछली बार भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था, फिलोसॉफिकली वेरी नाइस, वेरी गुड, एक आइडियोलॉजी के तौर पे, एक आउटलुक के तौर पे, एक जिसे कहते हैं ना नजरिए के तौर पे बहुत बढ़िया है। लेकिन आप अगर उसको ये बोलो कि अब इसको हम कल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जो इम्प्लीमेंट करने वाली चीज है वो रूल्स आने चाहिए, तो वो उसमें बने नहीं। अगर वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है, तो जो हम मांग रहे हैं वो तो उससे कहीं कम मांग रहे हैं। बिल्कुल। अब कम्युनिटी का क्या रोल रह जाता है? सेक्टर से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सेक्टर से एक्सपेक्टेशन है कि भी हम तो चाहेंगे, मतलब जिस जने की जिस चीज में थोड़ी सी महारत है, एक तो आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जैसे होती है, एक होता है जो एक्सपीरियंशियल एक्सपर्टीज है। दोनों चीजें कि देखिए, जब मैं किसी ने बहुत सिंपल सी बात बोली कि ये लोग टैक्टाइल मैप बोलते हैं लगाइए सब जगह, कहते हमें टैक्टाइल मैप, चलो जी आप एक एंट्रेंस पे लगा दो, लेकिन हमको ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर क्लियर हो कि कौन सी, कहाँ पे, कौन सी जगह, कौन सा डोर, कौन सा एंट्रेंस, कौन सी सर्विस एक्सेसिबल है। और किसी दिन अगर कोई टूट गया, कुछ खराब हो गया, तो आपका इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ जी ये चीजें नहीं चल रही। हम तो ये चाहते हैं, हमारे को ये थोड़ी है कि हमें जी एक किस्म का मैप चाहिए, हमें मैप से ताल्लुक नहीं, हमको ये है कि आप मेरे को इस पर्टिकुलर जगह में घूमने की आजादी दे दीजिए। और किसी भी तरीके से अगर आप सिर्फ एक डिजिटली उसको बता सकते हैं और हम उसको डाउनलोड करके आ जाएं, तो हमारे को तो उसमें भी चलता है। तो सेक्टर से हम ये चाहते हैं कि क्या चीज मैंडेटरी होनी चाहिए, उसकी हम एक, जिसे कहते हैं ना, क्राउड सोर्सिंग करेंगे। हमने जो कोर्ट को बताया था कि ये एरर्स हैं इसमें, वो भी क्राउड सोर्स करके लिखा था, उनको बताया था, उन्होंने उसमें से कुछ इस्तेमाल भी किया जजमेंट में कि अगर उसमें एरर्स हैं तो आप एक गलतियों वाली जो गाइडलाइंस हैं उसको कैसे मैंडेटरीली एनफोर्स करोगे भाई? नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें बेसिक मिनिमम क्या जरूरी करना ही करना पड़ेगा, नई के लिए क्या करना है, रेट्रोफिटिंग के लिए क्या करना। दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। हमें भी समझ में आता है कि भी हम रेट्रोफिटिंग के लिए, ऑब्वियस सी बात है कि अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, हर बार इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान में ये सब जगह रैंप रूम लगवा देते हैं, और फिर जब इलेक्शन खत्म होता है उसको निकलवा देते हैं। कौन कहता है कि तुम क्यों निकालते हो भैया? वो एक्सेसिबल हो गई ना बिल्डिंग, उसको रहने दो। खर्चे की बात अगर कर रहे हैं तो मतलब इट इज लाइक लेफ्ट हैंड डजंट नो राइट हैंड इज डूइंग व्हाट। हम सिर्फ इन सारे डॉट्स को जोड़ना चाह रहे हैं। और सेक्टर से सबसे एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि मतलब मैंने इसीलिए थोड़ा सा समय की कमी थी, लेकिन मैंने फिर भी, दानिश साहब, मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि हर किसी को समझ में आना चाहिए, और आपका प्रोग्राम बहुत दूर दूर तक जाता है तो लोगों को पता तो चले कि जजमेंट क्यों इतनी बड़ी है। और दूसरी चीज, पहला चीज हम ये चाह रहे हैं, दूसरा चीज हम चाह रहे हैं कि लोग बांट लें, कहें कि जी जितना भी ट्रांसपोर्ट में क्या होना चाहिए मैंडेटरी, वो गाइडलाइंस वो हम बना देंगे। कुछ चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं और हम लोग उससे खुश हैं, जो हम जिस चीज से खुश हैं उसको वैसे का वैसे अडॉप्ट कर लें। जहां पे हमको लगता है कि हमें कुछ काम करना है वो हम कर लें। तो 3 महीने का डेडलाइन हमारे लिए, हमें 2 महीने में तैयार करके फिर 1 महीना उनसे हम बातचीत करें शुरू से, मतलब हमारे पास हर बारी हर मीटिंग में जाएं तो हमारे पास हाथ में होना चाहिए कि हमारे मुताबिक ये होना चाहिए। अगर हम अपने हाथ में एक पूरा काम किया हुआ लेके जाएंगे तो गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छा है ना कि उनको एक ऐसी चीज मिल रही है जिसमें सेक्टर भी खुश है और जिसको
जिसको उनको इम्प्लीमेंट करने में या बनाने में, और कोर्ट से डांट भी नहीं खानी पड़ेगी और सब कुछ हो जाएगा, सब लोग खुश हैं, तो क्या प्रॉब्लम? क्या लगता है आपको एमएसजे कब तक नोटिफिकेशन निकाल देगा इसके लिए? ये मुझे क्या मालूम साहब, मैं कोई अंतर्यामी तो मतलब नहीं हूँ। अंदर सिर्फ 15-20 दिन में एक्सपेक्टेशन, क्योंकि 3 महीने में कंप्लीट करना। लॉजिकली तो दे शुड डू इट इमीडिएटली, बट आई एम सेइंग कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज अपनी नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी एक किस्म से निकाल चुका है, हम उसमें और काम करना शुरू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम वो उन लोगों की सोच है, लेकिन हमने अगर अपने हिस्से का काम किया होगा तो हम 3 महीने की गाइडलाइंस जो डेडलाइन है उसको फॉलो कर सकते। बिल्कुल, ये मेरी वो है, मैं अपनी जिम्मेवारी की बात करती हूँ कि हम लोगों ने अगर हमारे, और हम तो बहुत मतलब आपके इसके रेडियो के माध्यम से भी मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हम लोग सच में शुक्रगुजार हैं कि हमको जितनी ज्यादा सपोर्ट और जितनी ज्यादा कोऑपरेशन हर किस्म से मिली है, हर जना से मिली है। लोगों ने अपने टाइम पे अपने पैसों से अपनी उससे करके दिया है। लेकिन जो खुशी की बात है, और आपने दानिश साहब देखा होगा कि कोर्ट की जजमेंट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने काम किया है, जिसने जो क्या सबको एक्नॉलेज किया हो, सब फुटनोटेड है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में नहीं होता आमतौर पर। और ये ठीक है, मतलब मैं ये नहीं मैं मना नहीं कर रही हूँ कि हमने सब कुछ जोड़ा है। वो जो माला का काम, जो धागे का काम किया है ना, मोतियों को माला बनाने में, वो हमारा काम। और ये जो बेसिक लॉ, जो एक्ट और रूल्स के कनेक्शन है, वो उस पे वो हमारा, क्योंकि हम लॉ वाले हैं तो हमें वो हमारी ड्यूटी थी, हमने करना था। तो उसी कॉन्वर्सेशन को, उसी बातचीत को, उसी वार्तालाप को हम आगे निकालना चाहते हैं। कुछ और ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा जो आप कहना चाहें शो के माध्यम से, या कुछ बताना चाहें? एक तो ये कि मतलब देखियो, बहुत कम होता है कि आप अगर एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट इतनी ध्यान से पढ़ी भी जाए, और जो मतलब उसके बाद उसमें से फैसला आए, वो ऐसा फैसला नहीं आए जिसमें लगे कि पता नहीं हम तो कुछ कह रहे थे, ये तो कुछ और ही बना के आ गए। ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत कम होता है। तो कोर्ट ने हमारे को देखिए, एक मैं दूसरी चीज ये भी बताऊं, चाहे गवर्नमेंट है और चाहे कोर्ट है, ये लोग सिर्फ हम लोगों के लिए रास्ता खोल सकते हैं, मतलब दरवाजा खोल सकते हैं। रास्ता तो हमने खुद ही बनाना। मैं ये बोल रही हूँ एज सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज, क्योंकि हम गवर्नमेंट नहीं है, हम वी आर मतलब एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। हम तो सबके साथ मिलजुल के वो रास्ता बनाना चाहते हैं। और फिर हमारा ये, मुझे सेक्टर की पावर पे इतना भरोसा है कि अगर वो रास्ता बन गया तो वो लोग इंश्योर करेंगे कि इनको उस पर चलना ही। ये हमारे, ये मत सोचिए कि वो क्या करेंगे, ये सोचिए कि हम क्या कर सकते। बिल्कुल। और अगर हम कर सकते हैं तो बाकी सबको हमारे को फॉलो करना पड़ेगा। इस नजरिए से अगर आप इस जजमेंट को लेते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम ये सोचें कि अरे देखो, हम जो हमारे पास था ये तो वो भी छीन के ले गए, अगर ऐसे, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो दाव पे लगाना पड़ता है ना, कोई तो रिस्क लेना पड़ता है। आज की तारीख में आपके पास कुछ जैसे कहते हैं क्रम्स थे, हम कह रहे हैं नहीं, हमको तो पूरी ब्रेड चाहिए, हम क्रम्स से खुश नहीं। लेकिन अगर मुझे अपने क्रम्स बाहर फेंकने पड़ेंगे ब्रेड लेने के लिए, तो मैं फेंकने को राजी हूँ। बिल्कुल। तो बस यही वाली बात है। और अगर सेक्टर का साथ हुआ और सेक्टर ने हिम्मत दिखाई और लोगों ने हिम्मत दिखाई और अपने अपने नजरिए और अपनी जो मतलब जो उनके अपनी रिसर्च है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग लोगों ने काम किया हुआ है। हमारे सेक्टर में इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो बेसिक ड्राफ्ट रूल्स हम बना लेंगे तो फिर तो हमारा दूसरा काम तो सिर्फ यही है ना कि हमने गवर्नमेंट को मनवाना है। लास्ट 2 सवाल मैम। एक तो कहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं रूल्स में? क्या वो तो वही वाले उसमें था ना, जो पहली वाली वेबसाइट जो ईमेल आईडी थी sac@nalsar.ac.in। स्पेल कर दीजिए एक बार। sac@nalsar.ac.in। और दूसरा, क्या आप फुली सेटिस्फाइड हैं? ये रोबस्ट जजमेंट है, तो क्या आपको लगता है कि ये जजमेंट और बेटर हो सकती थी? कुछ ऐसा मलाल आपको है लास्ट में? नहीं, मुझे मलाल कुछ नहीं है। देखिए, मैं रियलिस्टिक हूँ, मुझे पता है कि, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो आपको कह रही हूँ ना कि मेरे को ये सोचना है दानिश साहब कि क्या चीज ऐसी थी जो सिर्फ कोर्ट कर सकते। मतलब ये कहना कि अरे वाह, ये वाली गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये ऐसा एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो कोर्ट का काम नहीं है, ना उनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन
कानून कैसे बनना चाहिए, कानून का मतलब ये वेरियस उसके जो ढांचे हैं वो किस तरह से बनने चाहिए, कितने मजबूत होने चाहिए, ये उनका काम है। उन्होंने अपना कोर काम कर दिया है, अब आगे का काम हमारा है, उनका नहीं। इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो सच में बहुत खुश हूँ। और मैं कहूंगी कि अगर ठीक है, हम लोग सब, जब तक उन्होंने केस लिस्ट नहीं किया था तो थोड़ी बड़ी चिंता लगी रही बहुत देर तक कि भाई क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या हो रहा है। आमतौर पे जो आदमी को, हर किसी को होता है ना कि हमने इतना काम किया है, कहीं पे खटाई में तो नहीं चला जाएगा। लेकिन जो उन्होंने अल्टीमेटली हमको दिया है, तो अगर हम लोगों ने इस बात पे इन्वेस्ट किया था कि ये चीफ जस्टिस डिसेबिलिटी पे बहुत ज्यादा वो है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी निकली है। बाकी तो देखिए, हर किसी को, मैंने थोड़ी जजमेंट लिखनी थी, जिसने लिखनी थी उसने बहुत बढ़िया लिखी है। हम उससे खुश हैं, सच में खुश हैं। मैं मतलब हम लोग इतने ज्यादा succeeded superbly. excellent, I mean I would say, and I'm also saying this दानिश साहब की, see ultimately हम academics हैं ना, हम लोगों को criticize करना बहुत आसान लगता है, बिल्कुल। हमारे लोगों को अप्रिशिएट करने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैं नहीं, दोनों तरह के लोग हैं, अप्रिशिएट भी बहुत हो रहा है, और इसके जब रिजल्ट आएंगे तो इतिहास बनेगा। नहीं, इतिहास बनने की शुरुआत हो गई है, अब आगे बिल्कुल। It was always pleasure talking, ma'am. बहुत ही अच्छा। It is like, मतलब they have given us an opportunity to make history. Whether we make it or not, it's our success or failure. ये हमारी मतलब सफलता है या हमारी डिफीट है, हमें डिसाइड करना है कि हम इससे क्या करना चाहते हैं। और मैं आपको पिछली बारी भी मैंने इसी टोन पे बंद किया था, इस बारी भी मैं यही कह रही हूँ कि I have great faith in the disability sector. I have great, and in individual people with disabilities. मुझे कई बार है कि बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, हिम्मत वाले लोग हैं, और उनकी हिम्मत के बल पर हम आगे चल सकते। मैं इस नोट को थोड़ा सा और ब्रॉड कर देता हूँ। तो डिसेबिलिटी सेक्टर हैव सेम फेथ इन यू एंड सीडीएस नलसर। तो होपफुली जो होगा बहुत अच्छा होगा और इसके दूरगामी नतीजे निकलेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। शुक्रिया दानिश साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम, इट्स ऑनर एंड एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। और उम्मीद है कि जब रूल बनेंगे एक बार फिर से मुलाकात होगी इस टॉपिक पे, और उसको भी हम लिसनर्स के साथ जो मेरी अपील है सबको कि जिसके पास भी जो भी एक्सपर्टीज है, प्लीज हमको लिखिए, कहिए कि हम इसमें आपका योगदान कर सकते हैं, इसमें हम योगदान करना चाहते हैं। जो भी मतलब जितनी जल्दी लिखेंगे उतना अच्छा हो। थैंक यू मैम। ओ बाय बाय लिसनर्स, तो आज हमने डिस्कस की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वाइब्रेंट जजमेंट, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी की राह हमारे लिए आसान हो सकती है। बात की हमने प्रोफेसर अमृता जी से, जो हेड हैं सीडीएस नलसर की। कैसा लगा आपको शो? और अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिए। आपको ईमेल आईडी बता दी गई है, सीडीएस नलसर भी आप गूगल पे सर्च करके वहां से भी कांटेक्ट ले सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा ये शो लोगों तक पहुंचाए ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में जागरूकता मिले, अपने लॉस के बारे में जागरूकता मिले, सेक्टर के बारे में पता चले। और हो सकता है कि जब आप शेयर करें उसमें से कोई ऐसा खिलाड़ी निकले जो इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सके। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, डिसेबिलिटी के किसी और टॉपिक पर। दीजिए अपने दोस्त दानिश महाजन को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो डाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। मैं एक महिला हूँ,
मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in.